हाई स्कूल के केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के इंट्रो देने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन क्लास है। एंड उसके अलावा आपका हाई स्कूल केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट में, है ना। एंड उसके बाद मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की बातें हम करेंगे, है ना। सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन की बात की है, तो हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास देते हैं, मतलब कि आपको क्या क्या पढ़ना है ना। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि आपको हाई स्कूल की केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है ना। तो पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। ये है आपका पहला चैप्टर जिसके बारे में हम आज भी बात करने वाले हैं। इसका हम आज लेक्चर नंबर 1 लेने वाले हैं, मतलब आपको हम थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी देंगे। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण, समीकरण का संतुलन, समीकरण के प्रकार, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, है ना, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं एंड ऑल दैट। इन सब के बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं, आपको इस सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ये तो ठीक है ना, अभी तो 4 चैप्टर और बचे हैं ना, हमें क्या क्या पढ़ना है हम ये जानना चाह रहे हैं। इंट्रोडक्शन जरूरी है ना। हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं कि आपको दूसरा चैप्टर क्या पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे वाकिफ होंगे, रूबरू होंगे, क्योंकि आप अम्ल, क्षार, लवण जो है क्लास 7 8 से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, अब आप इस लेवल पर पहुँच के, हाई स्कूल लेवल पर पहुँच के थोड़ा सा और हाई पढ़ने वाले हैं, मतलब थोड़ा सा एक्सपेंड होकर के इस पर एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे इसका, अम्ल, क्षार एवं लवण की। वो सिंपल डेफिनेशन क्या होती थी ना अम्ल की, कि सब स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार कसैले होते हैं एंड ऑल दैट। तो अब उससे थोड़ा हटकर कई सिद्धांतों के, मतलब कि जो वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए थे अम्ल, क्षार और लवण की थ्योरीज, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी स्टडी हम करेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण में। ओके, ये सारी बातें आपको जाननी है, पीएच वैल्यू है ना, सारी चीज़ें। और आपका दैनिक जीवन में अम्ल, क्षार एवं लवण का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दरअसल दैनिक जीवन में जितनी भी केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, मतलब आप केमिस्ट्री में आप कहीं भी आप पढ़ते रहे तो आप दैनिक जीवन में उसका महत्व बहुत देखते हैं, तो हम उसके बारे में भी जानेंगे ना कि आपका दैनिक जीवन में क्या महत्व है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ से, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ से जोड़ कर देखते हैं ना, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा समझ में आती है ना। मैंने सही कहा ना। तो अब हम थर्ड चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं, है ना। थर्ड चैप्टर जो हाई स्कूल में आपको पढ़ना है वो है धातु और अधातु, है ना। इसमें एक और चीज़ आती है उपधातु, है ना, बीच की चीज़, है ना। जैसे कि धातु एंड अधातु, तो धातु के कुछ गुण होंगे, अधातु के कुछ गुण होंगे, है ना, सबकी प्रॉपर्टी होती है अपनी अपनी। तो धातु और अधातु के बीच का, उनके जो दोनों को शो करता है, दोनों गुण को दिखाता है, उसे उपधातु कहते हैं, जो आपके सिलेबस में आई थिंक नहीं होगा, बट फिर भी हमने इंट्रोडक्शन भी दे दिया और उनके बारे में अभी इंट्रोडक्शन दिया है, इन फ्यूचर उसको बताएंगे भी कि उपधातु क्या है, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी आप जानकारी लीजिएगा। एंड 11th क्लास में तो आपको बताया जाएगा उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं, आपको थर्ड चैप्टर जो पढ़ना है वो है धातु एवं अधातु। और सिर्फ यही नहीं, धातु क्या है, अधातु क्या है, ये तो जानना ही है। धातु पर होने वाली अभिक्रियाएं, अधातु पर होने वाली अभिक्रियाएं, किस तरह से धातुओं के ऑक्साइड्स आपके बेस होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड आपके एसिड होते हैं, सारी चीज़ें जानेंगे आप, है ना, धातु और अधातु में। और ये भी आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी तो पता ही होगी कि पीरियोडिक टेबल में आपका जो है धातु कितना है और अधातु कितना है। चलिए नहीं पता, अगर नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पीरियोडिक टेबल में धातु आपका 91, धातु आपका 21 और उपधातु आपका 6 होता है, मेटलॉइड आपका 6 होता है। ये आपको याद रखने वाली बात है, उपधातु आपके 6 होते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका थर्ड चैप्टर जो आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है चौथा चैप्टर जो कि है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक, ये आपका है चौथा चैप्टर। चलिए, हाँ, तो कार्बन एवं उसके यौगिक, चलिए देखते हैं। अब अगर आप किसी चीज़ को बर्न करते हैं, जैसे कि आपने हमेशा से पढ़ा है, बचपन में भी पढ़ा होगा कि सर जिस चीज़ को, किसी भी पदार्थ को अगर हम बर्न करें और उसमें से स्मोक निकले, धुआं निकले, है ना, तो उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। आपने पढ़ा था ना,
तो अब हमें क्या पढ़ना है, कार्बन, उसके बारे में जानकारी लेनी है। सर कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। एंड उसके अलावा सर कार्बन से बनने वाले यौगिक क्या होते हैं, कौन कौन से यौगिक कार्बन से बन सकते हैं। यहाँ तो आप यौगिक पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में इसकी पूरी एक बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, जहाँ पर आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कार्बन और सिर्फ यौगिक के बारे में ही पूरा पढ़ना है ना। इसकी भी आपको जो है ना आज इंट्रोडक्शन हो गया कि हाँ ये है ऐसा ऐसा ऑल दैट पढ़ना हुआ है, ठीक है ना। कार्बन और उसके यौगिक। लास्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको चैप्टर लिख कर बताता हूँ कि सर ये क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यान दीजिएगा दरअसल वो है आपका तत्वों के आवर्ती गुण। ध्यान दीजिएगा, तत्वों के आवर्ती गुण। देखिए किस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर हाई स्कूल के सिलेबस में, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए आपको केमिस्ट्री में है ना 118 जो एलिमेंट्स हैं, अगर आप यहाँ देखें क्षार, अम्ल क्षारीय, धातु अधातु, कार्बन, ऑल दैट, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, ठीक है ना, सब इससे रिलेटेड है, सब इससे रिलेटेड है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए अगर आपको तत्वों के आवर्ती गुण पता रहेंगे कि सर विद्युत ऋणात्मकता जैसे एक चीज होती है, विद्युत ऋणात्मकता हो गई है ना, थी विद्युत ऋणात्मकता आपका, उसके बाद आता है ना कि रेडियस, है ना, आयनिक रेडियस, है ना, ये सारी चीजें किस तरह से आवर्त में ऊपर से नीचे ग्रुप में, है ना, आप टॉप टू बॉटम जाते हैं या लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वो कैसे बढ़ती और घटती है ना। इनके जो गुण होते हैं, तत्वों के आवर्ती गुण का मतलब ये है कि आवर्त में उन तत्वों का गुण किस तरह से चेंज हो रहा है, इसके बारे में आप जानेंगे। तो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है ये 5वां चैप्टर, जिससे आपकी पूरी केमिस्ट्री रिलेट होती है ना। तो ये 5वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका हाई स्कूल की केमिस्ट्री में, और आगे भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है तत्वों का आवर्ती गुण, है ना। जब पढ़ेंगे तो आपको जरूर फीलिंग आएगी यस सर ये तो केमिस्ट्री का पूरा बेसिक्स ही है, आधा चैप्टर इससे ही कंप्लीट होता है ना, तत्वों का आवर्ती गुण। तो ये तो रहा आपका इंट्रोडक्शन, है ना। ये 5 चैप्टर आपको हाई स्कूल की केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो जब 5 चैप्टर पढ़ने हैं तो आज हमने कहा था ना हमने पहला चैप्टर शुरू करना, तो हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और जानते हैं कि सर रासायनिक अभिक्रिया क्या है और उसके समीकरण क्या है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो लेते हैं, है ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए आप सुबह से शाम तक, है ना, अपनी लाइफ में डेली चेंजेस देखते हैं, चेंजेस तो होनी है ना, प्रकृति का नियम है बदलाव, है ना। तो बदलाव आप देखते हैं ना, देखते हैं सभी लोग देखते होंगे, है ना, कि बर्फ रखी हुई है पिघल करके लिक्विड हो गई, चाय बना रहे हैं सर, चाय है पानी भाप बन के ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे बदलाव देखते हैं नॉर्मल से, दिन है रात हो रही है, रात है दिन हो रहा है, हवा चल रही है, बहुत सारे बदलाव आप देखते हैं। आपने कागज को बर्न कर दिया, और एक और बहुत ही अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ। आपकी मम्मी जी ने दूध लिया, है ना, रात को तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उनको बांधना भूल गई, उन्होंने रख दिया, है ना, या उनमें थोड़ा सा उन्होंने दही मिला दी, चलिए छोड़िए, उन्होंने दही डाल दी, है ना, दूध में। तो होता क्या है कि जब उन्होंने दही डाली तो दूध मीठा होता है, मीठा लगता है कि नहीं लगता है ना, तो लैक्टिक एसिड वो लैक्टोज शुगर होती है, क्या होती है, लैक्टोज शुगर होती है। थोड़ा समझते जाइए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा भी समझना ना पा रहा हूँ कि सर आप लैक्टोज शुगर पे कहाँ पहुँच गए इस समीकरण से, बट मैं इसको कोरिलेट करता हूँ इस समीकरण से, कैसे वो भी आप देखिएगा। लैक्टोज शुगर होता है दूध में, है ना, सबको पता है, और उसके बाद क्या होता है पता है, जब उसमें दही डालते हैं सुबह तक वो लैक्टोज शुगर जो होता है चेंज होकर के लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। लैक्टिक एसिड, अरे मैं बात तो कर रहा हूँ ना सर, चेंज की, चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ सर, वो मीठा से खट्टा हो गया, है ना, क्या हो गया, खट्टा हो गया और चेंज हो गया, क्या हो गया, चेंज, यानी परिवर्तन, क्या हुआ, परिवर्तन। सर वो परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ सर, वो लैक्टोज शुगर से क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया। अब एसिड, अभी मैंने आपको दूसरे चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया, क्या बताया सर, एसिड खट्टे होते हैं, जो आपको बेसिक्स कक्षा 7 और 8 में पढ़ते आ रहे हैं सर, हम लोग खट्टे होते, दही खट्टी होती है ना, दही खट्टी। तो चलिए छोड़िए, हम चेंज की बात कर रहे थे, परिवर्तन की बात कर रहे थे। तो लैक्टोज शुगर से लैक्टिक एसिड
केसी में कुछ चेंजेस आए और कुछ चेंजेस आने पे क्या हुआ सर, परिवर्तन हुआ। लेकिन सर ये किस तरह का परिवर्तन है ना, ये परिवर्तन भी ये दो प्रकार के होते हैं ना, यही तो बात है। चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ सर, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। ओके, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक। तो अब बताइए सर ये कौन सा परिवर्तन है, हम कैसे पता करें सर ये भौतिक वाला है या रासायनिक वाला है? हाँ, ये भी तो जरूरी ना, हमें पता होना चाहिए सर ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। चलिए मैं बताता हूँ सर भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है आपका, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है, परंतु उसका रासायनिक संघटन परिवर्तित नहीं होता। रासायनिक संघटन एवं द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता। ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो सर ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो अब जो लैक्टोज शुगर से लैक्टिक एसिड बना था, दूध का दही, सर वो भौतिक है रासायनिक, ये भी तो जानना जरूरी है। तो सर वो भी मैं बता देता हूँ आपको, भौतिक परिवर्तन का थोड़ा सा डिफिनेशन ये जो बताया हूँ उसको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तब आप जान जाएंगे कि सर जो लैक्टोज शुगर से लैक्टिक एसिड बना था वो भौतिक है या रासायनिक, ठीक है ना। ध्यान दीजिए भौतिक परिवर्तन में देखिए क्या अवस्था तो बदलती है पर सर रासायनिक संघटन नहीं बदलता। तो एग्जाम्पल देता हूँ जरा, है ना, जैसे बर्फ अगर गली, है ना, बर्फ का पिघलना, अगर बर्फ पिघली तो भौतिक है रासायनिक? सर वो भौतिक है। क्यों? क्योंकि उसकी अवस्था तो बदल रही है सर, पर उसके रासायनिक संघटन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा सर? H2O है, बर्फ पिघल गई, H2O दरअसल ये कुछ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ बेसिक से। H2O जो होता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग करता है ना, ये होता है H2O, है ना। तो कुछ ऐसे O और देखिए कुछ इस तरह से। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये व्हाट इज दिस, मैं आपको समझाता हूँ ना, मैं हूँ ना। देखिए ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। आप सोचते हैं कि सर जब हम वाटर को गर्म करते हैं वो भाप बन के निकलता है, अगर आप सोच रहे हैं तो भाप बन के निकलता है वाटर वेपर में, तो कुछ ऐसा तो नहीं है सर कि वो H2O जो है H2O और O2 में टूट के निकलता है, ना, ये गलत है। आप अगर ये सब सोच रहे हैं सरासर गलत है। अगर आप H2O तोड़ते हैं तो ये बॉन्ड टूटते हैं और वाटर मॉलिक्यूल वाटर वेपर के ऊपर ये निकलता है ना। इस तरह तोड़ना तो थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब उसका एक प्रोसेस होता है तोड़ने का, ठीक है ना। चलिए वो रही बात प्रोसेस की, डजंट मैटर। हम बात कर रहे थे बर्फ का पिघलना। तो देखिए यहाँ पर अवस्था परिवर्तन हो रही है, लेकिन उसके रासायनिक संघटन यानी H2O है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। सर ये भौतिक परिवर्तन है। क्या है सर? ये भौतिक परिवर्तन। लेकिन अब मैं आपको रासायनिक परिवर्तन बताता हूँ, आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। सर रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है, परंतु उसके साथ साथ उसका रासायनिक संघटन भी परिवर्तित हो जाता है। उसका रासायनिक संघटन भी परिवर्तित हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। उसका रासायनिक संघटन भी परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित होता है। यही हो गया आपका एंथ्रोपॉन। अब आप समझ चुके होंगे कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक संगठन भी बदल जाए, वही आपका रासायनिक परिवर्तन। और एक खास बात बताऊं सर, रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं।
ये समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है ना। कैसे कह सकते हैं ये भी तो जान लेंगे, तो कैसे कह सकते हैं, कहते हैं क्यों, कैसे कह सकते हैं तो ध्यान दीजिए। हमने क्या बताया सर, जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा, सर जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा, जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा उसका रासायनिक संगठन बदल जाएगा, नया निर्माण होगा ना कुछ। जब संगठन बदला तो कुछ सब नया ही तो बनेगा। और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ना उसकी डिफिनेशन सुनिए सर। जब दो पदार्थ आपस में पुनर्व्यवस्थित होते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा, है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों रासायनिक परिवर्तन को मैं रासायनिक अभिक्रिया से कोरिलेट कर रहा हूँ। सर जब दो पदार्थ, यहाँ सर जब दो पदार्थ आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, एक दूसरे में पुनर्व्यवस्थित होकर, एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आपको समझ में आया होगा सर, रासायनिक परिवर्तन जो होता है, सर जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें उसका संगठन बदल जाता है। सर जब संगठन बदलेगा तो नया पदार्थ तो बनेगा, जब संगठन बदलेगा तो नया पदार्थ बनेगा। तो यहाँ पर भी सर जब दो से अधिक पदार्थ पुनर्व्यवस्थित हो करके क्या करते हैं, रासायनिक संगठन करते हैं, मतलब पुनर्व्यवस्थित होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये रासायनिक अभिक्रिया डेफिनेशन है। तो अब हम बात करते हैं लैक्टोज शुगर से लैक्टिक एसिड का बनना, है ना। तो लैक्टोज शुगर था, वो शुगर था, ये लैक्टिक एसिड बन गया। सर वो रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा भी आप रासायनिक परिवर्तन को कुछ ऐसे पहचान सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रियाओं को कुछ गुण होते हैं ना, उनसे तो आप पहचान सकते हैं। देखिए क्या होता है ना। अब हम उनके गुणों के बारे में जानते हैं कि सर जब रासायनिक परिवर्तन होता है या सर जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके क्या मतलब कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है ना, या उनके गुण होते क्या है, हम कैसे पहचानेंगे। तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती है आपको, सर आपको देखने को मिलता है सर जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके रंग में परिवर्तन होता है। इसमें पदार्थ जो सब्सटेंस होता है, जो उत्पाद बनता है, तो जो सब्सटेंस रहता है ना, और जो उत्पाद दिखता है आपको, तो उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है। वहां से हीट इवेल्यूएट होती है, मतलब हीट बाहर निकलती है, अवक्षेप बनता है। मैं लिखता जाता हूँ, आपको समझ में आएगा। उसके रंग में परिवर्तन होता है। क्या होता है, उसके रंग में परिवर्तन होता है, उसके रंग में परिवर्तन होता है। अवक्षेप बनता है, गैस बाहर निकलती है ना, गैस बाहर निकलती है। देखिए इतनी चीजें होती है, आप इसको देखेंगे तो कहीं नहीं सर ये तो रासायनिक अभिक्रिया है ना। गैस बाहर निकलती है, और क्या क्या होता है, और ताप परिवर्तन होता है ना, ताप परिवर्तन होता है। आपका ताप परिवर्तन होता है, ये हो गया आपका, है ना। ताप में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, अवक्षेप बनता है, गैस मतलब इन सब में से कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, एक हो सकता है, यानी कि सब इकट्ठा हो जाता है एक अभिक्रिया में, है ना। होता भी है, नहीं भी, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब इकट्ठा हो जाए। कुछ में भैया अवक्षेप बना, है ना, रंग में परिवर्तन भी आया, बट ताप उतना ही नॉर्मल ही रहा, या गैस बाहर आने के लिए ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया। और एक रासायनिक अभिक्रिया की एक और खास बात है सर, बॉन्ड जो होते हैं ना, तभी आप जानते हैं ना कि जो पदार्थ होते हैं ना, एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, बॉन्ड बना के रहते हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ना
है ना, तार और ये सब चीज़ें वो है ना वो एक दूसरे में इंटरेक्ट करती हैं तो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, है ना। तो पुराने बॉन्ड्स, जो पुराने बंध होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पुराने बंध टूटते हैं, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का फॉर्मेशन होता है। और क्या होता है, और नए बंध बनते हैं, और नए बंध बनते हैं, समझते हैं, है ना। और नए बंध बनते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं जब आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है ना। ये सारे पॉइंट्स आप जो है ध्यान रखिएगा। इतनी चीज़ें होती हैं जब आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो आप समझ चुके हैं सब रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन एक ही हैं, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, अब ये जो आपको मैंने बताया है सर, इसका कुछ एग्जाम्पल हो जाता तो और मजा आ जाता है ना। तो सबसे पहले जो रंग वाला परिवर्तन है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो किस तरह से रंग में परिवर्तन आता है। कॉपर सल्फेट सुना, कॉपर सल्फेट का नाम CuSO4, कॉपर सल्फेट .5H2, दरअसल 5H2 भी होता है। इसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, नीला थोथा बोलते हैं। दरअसल इसका जो नीला कलर है ना वो इसकी वजह से, ठीक है ना। मतलब जब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है, हाइड्रेटेड ना, ब्लू विट्रियोल जब हाइड्रेटेड होता है ना तो उसका कलर ब्लू होता है। और अगर इसको हीट कर दिया जाए और यहाँ से क्या होता है ना, कॉपर सल्फेट का जो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो इवेपोरेट होकर निकल जाता है, वो इवेपोरेट होकर निकल जाता है, तब ये जो कॉपर सल्फेट होता है सर ये वाइट हो जाता है। आया ना कलर में चेंज सर, ये वाइट हो जाता है। देखिए कलर में चेंज आया, क्यों, कलर में से चेंज आया। मैं वही बताना चाहता था सर, रंग में परिवर्तन होता है। अभी भी नहीं, ठीक है, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। लोहा देखा, लोहा, आयरन, आयरन Fe, है ना, ये देखिए Fe, ठीक है ना। आयरन तो देखा ही होगा। तो होता क्या है, आपने जब नमी होती है ना, पानी, आपको पता है ना कि जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होता है ना। इसका सबूत चाहिए क्या, वाटर वेपर होता है। आप देखते होंगे, इसको भी मैं समझा देता हूँ। तो आप देखते होंगे जो बॉटल होता है, आप ठंडे पानी की बॉटल अगर आप गर्मियों के दिन में, जब खासकर गर्मियों के दिन में अगर आप रख देते हैं तो उसके किनारे किनारे आपको ढेर सारी पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, दिखाई देती है कि नहीं। वो कहाँ से आती हैं सर, दरअसल वाटर वेपर क्या होता है, उसका तापमान हाई होता है तो वो वेपर के रूप में घूमता रहता है। जब वो बॉटल से टकराता है, हाँ ये आपने पढ़ा होगा, बेसिक है, बहुत बेसिक चीज़ है। जब वो बॉटल से टकराता है ना वाटर वेपर, तो ठंडा हो जाता है। सर जब ठंडा होगा तो सर उसका संघनन नहीं हो जाएगा। सर जब वो ठंडा होगा तो उसका संघनन होगा। सर जब संघनन होगा तो पानी नहीं, मतलब वाटर एक मॉलिक्यूल लिक्विड के फॉर्म में नहीं दिखने लगेगा, वो बॉन्ड बना लेंगे। ठंडा करने पे मॉलिक्यूल पास आते हैं और गैस गर्म करने पे मॉलिक्यूल दूर भागते हैं, ये भी आप जानते होंगे, है ना। सपोज कीजिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, और 100 लोगों को एक कमरे में ठूस दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सब वो उस तरफ भागेंगे जिधर गर्मी नहीं होगी ना, वो लोग दूर भागेंगे ना, वो और सफेद थोड़ी रहेंगे, वो दूर भागेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, यही चीज़ मैं कह रहा था। सर वाटर वेपर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब आयरन अगर आपका ऐसा है, वाटर वेपर H2O होता है ना, वाटर वेपर H2O होता है। आयरन अगर आप जानते हैं ग्रे कलर होता है, ग्रे ब्लैक, तो ये होता है, वाटर होता है, और ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ही है। सर जब ये रिएक्ट करते हैं ना एक दूसरे से, तो सर ये Fe3O4 ये आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। सर इसका कलर क्या होता है, देखिए इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है ना, इसका कलर होता है सर रेडिश ब्राउन। सर कलर में चेंज आ गया, सर कलर में चेंज आया, सर यही तो रासायनिक अभिक्रिया है ना। इससे पता चलता है कि सर ये रासायनिक अभिक्रिया है। अगर इससे भी संतुष्टि ना हुई हो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, आप शायद जान जाएंगे। अमेरिका के बारे में जानते हो, सर न्यूयॉर्क के बारे में। न्यूयॉर्क में वहाँ पर एक मसाल लिए खड़ी है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, देखा है आप कभी देखते होंगे तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। आपने वहाँ यही ऑब्जर्व किया होगा कि सर वो ब्लू कलर में दिखती है ना, ब्लू कलर ऐसा दिखते हैं ना, स्काई ब्लू ऐसा समथिंग, है ना, या ग्रीन, सॉरी ग्रीन दिखती है आपको, है ना। मुझे तो ग्रीन दिखती है आपका, है ना, ग्रीन होती है। बट क्या वो एक्चुअली ग्रीन थी? नहीं, वो एक्चुअली ग्रीन नहीं थी, वो कॉपर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? कॉपर की। क्या बनी हुई है सर? वो कॉपर की बनी हुई है। बट टाइम टू टाइम सर वहाँ पर नमी तो होगी, सर ऑक्सीजन तो होगी ही, और रिएक्ट करके उसने कॉपर ऑक्साइड बनाया। सर कॉपर का कलर तो जो आप देखते हैं नॉर्मली कॉपर गैस का वैसा ही होता है, बट जब वो ऑक्साइड बना लेती है ना सर, वो ग्रीनिश ग्रीन ऐसा हो जाता है। तो यहाँ भी रंग में परिवर्तन हुआ सर, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्लियर हुआ? ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, यहाँ तक हुआ। अब हमने बात की थी, एकदम क्लियर होना चाहिए आप, है ना, रंग में परिवर्तन देखिए कैसे हो रहा है। अब हम बात करेंगे सर रासायनिक अभिक्रिया की, किसकी?
रासायनिक अभिक्रिया की दूसरी गुण की उसकी कि सर दूसरा इसका गुण क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की, सर दूसरी प्रॉपर्टी समझिएगा, ठीक है ना। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी हमने बताया कि सर अवक्षेप बनता है। इसका मेरे पास बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है अवक्षेप का, लेकिन लेड नाइट्रेट है ना, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस है ना। जब इसे हम हीट करते हैं, सॉरी जब हम इसे पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं, जब इसे पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो ये जो है ना लेड आयोडाइड बनाता है। क्या बनाता है? लेड आयोडाइड बनाता है। और ये क्या होता है सर? अवक्षेप होता है। इसको हम तीर से दिखाते हैं क्योंकि नीचे बैठ जाता है सर, ये अवक्षेप है, लेड आयोडाइड बनता है। तो इससे पता चलता है यस सर अवक्षेप भी बनता है रासायनिक प्रक्रियाओं में, है ना। ये भी रासायनिक प्रक्रिया है, इससे हम पहचान सकते हैं हाँ ये रासायनिक प्रक्रिया है, यहाँ पर अवक्षेप बनता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें बनती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेड आयोडाइड बन गया और यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट बन गया KNO3 बन गया। लेड आयोडाइड बना और यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बन गया, ठीक है ना। ये हो गया आपके अवक्षेप की बात। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं गैसेस इवैल्यूएट होती हैं, जो भी बहुत सारा है। गैस कैसे इवैल्यूएट होती है, गैस कैसे बाहर निकलती है, ध्यान दीजिए। आपने देखा सुना होगा कभी जब आप किसी वस्तु को हीट देते हैं, बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या हम कह सकते हैं कार्बन को जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप बर्न करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? क्या ऑब्जर्व करते हैं? वहाँ से स्मोक निकलता है ना, वो गैसेस फॉर्म होता है, वो आपको गैस आपके बाहर निकलती है। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं आपको दिखाने के, बहुत मतलब मोस्ट एकदम अच्छा एग्जाम्पल जो आपको समझा सकता है। वैसे ये भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कार्बन को बर्न किया अपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यही तो है कि गैसेस बाहर निकलते हैं, तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होता है, ठीक है ना। ये इतना काफी होगा है ना जानने के लिए सर ये रासायनिक प्रक्रिया है। ओके चलिए इसके बाद बात करते हैं और अगले टॉपिक, ठीक है ना। ताप में परिवर्तन होता है, ये भी आप जान लीजिए। ताप में परिवर्तन के आधार पर पता है दो होता है आपका रासायनिक प्रक्रिया, एक होता है ऊष्माक्षेपी, एक होता है ऊष्माशोषी। तो दोनों क्या होता है थोड़ा ये जान लीजिए ना। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है सर? जब कोई अभिक्रिया होती है ना, अगर कोई अभिक्रिया हो रासायनिक अभिक्रिया और उसमें आपका ऊष्मा बाहर निकल रहा हो, हीट बाहर निकल रही हो अधिक मात्रा में, तो उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसे मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, ऐसे डेफिनेशन समझ में आई। जब किसी भी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है और जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा रिक्वायर्ड होती है, जब हमें ऊष्मा की जरूरत होती है ना, हीट की जरूरत होती है किसी अभिक्रिया को निकले तो ऊष्माशोषी होती है, और जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्मा बाहर कैसे निकलती है मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल है डेली लाइफ में, है ना। आप देखते हैं चूना, देखा है चूना, है ना। हाँ आप जब उसे है ना पानी में डालिए छन से बाहर तब उबलने लगता है पानी, अगर कितना डालेंगे तो फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, है ना। इतने से पानी में इतना डाल दिया चूना तो क्या मतलब है। आप क्या करिए ढेर सारा चूना लाइए और उतना ही मतलब एक बाल्टी मतलब छोटा सा लेकर के टब में पानी में डाल दीजिए और फिर ऑब्जर्व कीजिए। आप टब में डालेंगे तो मुझे लगता है टब ना पिघल जाए आपका, इतनी ज़्यादा हीट वहाँ से प्रोड्यूस होगी, है ना। मैंने तो कभी ये नहीं किया, मैंने जब डाला था तो बड़ी मतलब मैंने भी देखा ऑब्जर्व किया तो अच्छा चीज़ था, पत्थर का जो होता है उस तरह के उसमें किया था बर्तन में। तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं ध्यान दीजिए कि वहाँ पर ढेर सारी हीट प्रोड्यूस होती है और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और सब ढेर सारी हीट प्रोड्यूस होती है। ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये भी केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक प्रक्रिया है। और रासायनिक प्रक्रिया मैंने आपको जो बताया सर हीट प्रोड्यूस होती है, ये देखिए हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है और सर ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ओके मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। यहाँ तक तो हमारी बात हो गई, एकदम क्लियर बात हो गई सर कि रासायनिक संवर्धन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा, आपको चैप्टर क्या पढ़ना है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के गुण। आपने रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे गुण पढ़े, मैंने रंग में परिवर्तन होता है जो बताया आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। उसके बाद मैंने बताया ताप परिवर्तन होता है, गैस बाहर निकलती है और छेप बनता है, ये सारी चीजें बताई। चलिए कुछ और चीजें जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को अगर आप लिखते हैं, हाँ सर हमने लिख दिया सर कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया, मतलब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सर कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर दिया, बर्न किया, जलाया, हमने ऐसे लिखा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला। चलिए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मिला।
अब अगर हम ऐसे इस चीज को लिखते सर ये रिएक्शन ये भी दर्शा रहा है, ये बता रहा है सर ये रिएक्शन हो रही है किसकी, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ, पर क्या ये इस बात को शो कर रहा है सर कितने कार्बन रिएक्ट कर रहे हैं, सर कितनी ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है। यहाँ तो मैंने O2 लिख दिया है, बट मैं ऑक्सीजन लिख दूँ तो, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दूँ तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है सर वो कैसी है, सर वो सॉलिड वाली है क्या, सॉलिडाइज कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिडाइज या गैसियस फॉर्म में है, वो भी तो जानता है ना। तो चलिए इसी बात को जानने के लिए सर, इसी बात को जानने के लिए एक पद्धति लाई है जिसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। सर उसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण है क्या, किसी भी अभिक्रिया को चिन्हों द्वारा दर्शाने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। पता है रासायनिक समीकरण से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। रीजन क्या है ना सर, रासायनिक समीकरण में हमें इस बात का पता चलता है कि कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं आपके पदार्थ, है ना, और कितना आपका पदार्थ मतलब कितने मोल बन रहा है, सर वो गैस रिएक्ट कर रही है, सॉलिड रिएक्ट कर रहे हैं, या मतलब ये सारी चीजें आपको पता चल जाती है। ध्यान रखिए किस तरह से पता चलती है। चलिए जैसे